नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति और आज हम चैप्टर 4 की बात करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है सत्ता के नए केंद्र, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स। अब देखिए ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कंप्लीट करवा लिया है, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को चैप्टर 3 को सिलेबस से काट रखा है, लेकिन आपको ये चैप्टर 1 भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 3 भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर 1 नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर 2 समझ में नहीं आएगा, चैप्टर 3 नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर 4 समझ में नहीं आएगा। ये सब जो है वो आपको कंटिन्यू एक लाइन से पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा इस चैप्टर का है वो कहता है सत्ता के नए केंद्र। मतलब सत्ता के नए केंद्र से आप क्या समझते हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर से आप क्या समझते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सत्ता के नए केंद्र, जैसा कि आपको देख रहे होंगे यहाँ पे सत्ता के नए केंद्र। तो आखिर क्या था सत्ता के नए केंद्र। सोवियत संघ के विभाजन के बाद जब सोवियत संघ विभाजित हो गया, या फिर आप कह सकते हैं सोवियत संघ विघटित हो गया, टूट गया, उसके बाद क्या हुआ था, तो पूरे विश्व में सोवियत संघ किसके साथ लड़ रहा था, वो अमेरिका के साथ ही तो लड़ रहा था ना। और किसी देशों के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है, नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ दो महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में ही ये लड़ाइयां चल रही थी। तो जब सोवियत संघ का विभाजन हो गया, विघटन हो गया 1991 में, इसके बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। अमेरिका जो है उसका वर्चस्व सबसे ज्यादा विश्व के देशों में हो गया। कुछ देशों के संगठनों का मतलब कि कुछ देश के अंदर जो संगठन बन रहे थे, जो ग्रुप बन रहे थे, उनका भी सत्ता के नए केंद्र के रूप में उदय हुआ, वो भी उभर कर सामने आने लगे। ये संगठन अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, मतलब अमेरिका की जो शक्ति थी ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पे अंकुश लगाने के लिए, उसके मार्ग में बाधा बनने के लिए ये संगठन उभर के आ रहे थे। क्योंकि ये संगठन जो थे वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे थे। राजनीति कहने का मतलब है इनके अंदर, यहाँ पे मुख्य रूप से हमें यही जानना है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व जो कायम हुआ, उसे कम कैसे किया जा सकता था, उस पे अंकुश कैसे लगाया जा सकता था। तो यही था सत्ता के नए केंद्र। क्षेत्रीय संगठन के बारे में जानेंगे, क्योंकि देखिए सत्ता के नए केंद्र के बाद जो क्षेत्रीय संगठन है वो पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय संगठन का मतलब होता है जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे बिहार की कई सारी क्षेत्रीय पार्टीज हैं, उत्तर प्रदेश की कई सारी क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो कैसे चुनाव के अंदर अपना काम करता है। तो ऐसे ही क्षेत्रीय संगठन मतलब लोकल ऑर्गेनाइजेशन था जो अपने क्षेत्र विशेष के लिए काम कर रहा था। क्षेत्रीय संगठन प्रभु सत्ता संपन्न देशों के स्वैच्छिक समुदायों की एक संधि थी। संधि का मतलब था कि आपस में ही ये मिलके एक अपना पेपर पे सिग्नेचर करके कुछ नियम कानून बना लिए थे, जो निश्चित क्षेत्र के भीतर होता था। मतलब मान लो कि यह कोई निजी क्षेत्र है और इस निजी क्षेत्र में कोई काम, अगर मान लो ये 4 भागों में बटा हुआ है और कोई इस एरिया का कोई क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्षेत्र में काम कर सकता है, उसे बाकी के 3 क्षेत्रों से कोई मतलब नहीं है। उन देशों को सम्मिलित हित हो, जो देश इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर शामिल हो रहे हैं, उस देश के अंदर सही तरीके से काम हो, उन देशों के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सही हो, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खत्म किया जाए। यही ज्यादातर मुद्दे क्षेत्रीय संगठन के हुआ करते थे, जिनका प्रयोजन उस क्षेत्र के संबंध में आक्रामक कार्यवाही न हो। मतलब कि अब देखिए उन देशों को सम्मिलित हित हो, मतलब कि देश की भलाई तो होनी ही चाहिए, जिनका प्रयोजन, उनका मकसद क्या था कि उन क्षेत्र के संबंध में, मतलब आपस के संबंध में इन देशों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई युद्ध ना हो, कोई अटैक ना हो। तो ये सारी चीजें जो थी वो क्षेत्रीय संगठन के अंदर आता था, जिसे हम लोकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो संगठन कौन कौन थे, कौन कौन से संगठनों का निर्माण हो रहा था सत्ता के नए विकल्प के केंद्र में। तो सबसे पहला तो हम बात करेंगे यूरोपीय संघ के बारे में, फिर आसियान है, फिर ब्रिक्स है और फिर सार्क है। ये जो 4 संगठन है, ये ऐसे संगठन है जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ क्या है, आसियान क्या है, ब्रिक्स क्या है, सार्क क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 12th के लिए स्पेशल इन सभी पॉइंट्सों के एक एक वीडियो प्रॉपर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनाए गए हैं कि यूरोपीय संघ क्या है,
कैसे काम करता है, कब बनाया गया, किसने बनाया, कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है, और सेम कंडीशन आसियान के लिए भी है, ब्रिक्स के लिए भी है और सार्क के लिए भी है। ये सारे पॉइंट्सों का मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है, जिसके माध्यम से आप इन सभी संगठनों को समझ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में आपको इन को समझाऊंगा नहीं, इनको बताऊंगा नहीं, इनको समझाया जाएगा, इनको बताया जाएगा कि ये संगठन कैसे काम करते हैं, कौन कौन से देश इनके शामिल हैं, कब बनाए गए, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और किस प्रकार से ये काम करते हैं। बात करेंगे उन देशों के बारे में, उन कंट्रीज के बारे में जो इस प्रकार के संगठन में शामिल है। कौन से संगठन में? तो ये जितने भी मैंने आपको बताया है, यूरोपियन संघ, आसियान, ब्रिक्स और सार्क। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखिए, चीन शामिल है, जापान शामिल है, भारत शामिल है, इजराइल शामिल है, दक्षिण कोरिया शामिल है, रूस शामिल है। इसके अलावा और भी कई सारे कंट्रीज हैं जो इन सभी ग्रुप में शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से आपको इस चैप्टर के अंदर भारत और चीन के साथ संबंध भी पढ़ना है, भारत और जापान के साथ संबंध पढ़ना है, भारत और इजराइल का संबंध, भारत और अमेरिका का संबंध पढ़ना है, रूस के साथ भारत का कैसा संबंध है। इन सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी देश के साथ भारत का संबंध पूछा जा सकता है 5 नंबर के प्रश्न में। तो आइए शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य। जो मैंने आपको पहले के स्लाइड में बताया है कि जो क्षेत्रीय संगठन थे वो किस प्रकार से काम करते थे, तो ये हमारा क्षेत्रीय संगठन है। ये क्षेत्रीय संगठन बनाया गया था अलग अलग देशों के हितों के लिए, एक क्षेत्र के लिए। इनका एक प्रयोजन था कि आपस में देश जो है वो लड़ेगा नहीं, युद्ध नहीं करेगा, कोई परमाणु अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इस समय तक आते आते कई सारे देशों ने तो ये देख लिया था ना, कि कैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, उसके कई सारे शहर ध्वस्त हो गए। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जो 1914 से 1918 तक चला, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जो 1939 से 1945 तक चला। इसके अलावा शीत युद्ध के दौर के समय में भी कई जगहों पे, जैसे अफगानिस्तान में कई जगहों पे ऐसे छोटे मोटे युद्ध होते रहे हैं, जिसमें कई सारे लोगों की जानें गई हैं। इन सभी को रोकने के लिए ही यहाँ पे क्या बनाया गया था? क्षेत्रीय संगठन बनाया गया था। क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है, किन कारणों से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है? तो सबसे पहला पॉइंट तो है सदस्य देशों में एकता की भावना का मजबूत होना। मतलब अब एक ऐसा ग्रुप का निर्माण किया जिसमें, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें मोहन है, रोहन है, सोहन है और भी बहुत सारे 3-4 बंदे हैं। अब ये क्या है? इनका एक ग्रुप है। तो अब इस ग्रुप के लड़कों में क्या होगा? आपस में एकता होगा। ऐसे ही एक ग्रुप जब देशों का बनाया जाता था, तो उसमें जब अलग अलग देशों को रखा जाता था, तो इन सभी देशों का आपस में काफी एकता हुआ करता था। ये एक दूसरे के काफी सहयोग करते थे, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, ये एक दूसरे के साथ मित्रवत होकर रहते थे, फ्रेंड की तरह रहते थे। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा। क्षेत्रीय सहयोग कहने का मतलब है कि अपने रीजन में, अपने लोकल एरिया में कार्यों को करना, बेहतर कार्यों को करना, जैसे कि शिक्षा के ऊपर काम करना, अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करना, सड़कें बनवाना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ये सब इनके अंदर के ग्रुप देश करते थे। इसके अलावा सदस्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ाना। अब इस देश के अंदर जितने भी देश हुआ करते थे ना, वो एक दूसरे के अंदर व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, टैक्स फ्री बिजनेस करते थे, सीमा शुल्क इनको नहीं लगता था। इससे क्या होता था? हर एक देश को फायदा होता था। एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करने में पहले देश को भी फायदा होता था और दूसरे देश को भी फायदा होता था। तो ये सब जो है वो क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बढ़ाना। शांति तो आप सभी को पता है कि मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी बात के लिए विवाद ना हो, सीमा को लेकर विवाद ना हो। इसके अलावा सौहार्द को बढ़ाना मतलब भावना ऐसी होनी चाहिए इन आपस के देशों के ग्रुप में कि उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, आपस में संस्कृति को ठेस ना पहुंचे, भाषा को लेकर कोई दंगा ना हो, क्षेत्र को लेकर कोई दंगा ना हो। इसके अलावा विवादों को आपसी बातचीत से निपटाना। अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी देश आएंगे, अगर किसी प्रकार का विवाद हो भी जाता है, अगर कभी किसी कारण से, तो वो आपस में बैठ के एक टेबल पे इन सभी विवादों को निपटा लेंगे। जैसे कि हमारे गांव वगैरह में क्या होता है, लोग कहते हैं कि लड़ाइयां झगड़ा तो समाज में चलता रहता है, लेकिन गांव में हम इसे बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके, समझा के। और गांव के जो बड़े होते हैं, पंच, मुखिया, सरपंच, ये सब क्या करते हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर
बैठ के इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। तो क्षेत्रीय संगठन का भी उद्देश्य यही है कि उनके जितने भी क्षेत्र मतलब कि उनके संगठन में जितने भी देश होते हैं उनमें अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो उसे बैठ के वो एक टेबल पे सॉर्ट आउट कर लें। पॉइंट हमारा कहता है मार्शल योजना। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे मार्शल योजना में, आप मार्शल को ले लीजिए। शायद मैं जब पीपीटी बना रहा था थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसे मैं योजना लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये मार्शल योजना है। अब मार्शल योजना भी इस चैप्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से समझिएगा कि मार्शल योजना था क्या। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे ही मैं बोला द्वितीय विश्व युद्ध, आप याद कर लीजिएगा 1939 टू 1945, ये सब पॉइंट आपके बिल्कुल रटे रटाए होने चाहिए ताकि आपको कोई भी पूछे तो आप तुरंत इसका जवाब दो। तो यूरोप को बहुत नुकसान हुआ किससे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को काफी नुकसान उठाना पड़ा और अमेरिकी खेमों में पश्चिमी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उसको दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त मदद किया। किसने? अब देखिएगा, अमेरिकी खेमे में जो पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था थी, जो अमेरिका के साथी देश थे, उसकी अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ हो गई थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में काफी नुकसान होना पड़ा था, काफी पैसों का खर्च हुआ था, काफी धन संपत्ति का खर्च हुआ, रिसोर्सेज बर्बाद हुए। तो इसके बाद अमेरिका ने क्या किया? अपने उन देशों का मदद किया वापस से सही होने में। और देखिए अमेरिका ने उसमें क्या किया? जबरदस्त मदद किया, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्शल योजना कहते हैं। अमेरिका ने अपने पश्चिमी देशों को वापस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जिस प्रकार से मदद किया था, उसी मदद को हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा कहता है मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। मार्शल योजना के तहत समझिएगा सबसे पहले क्या हुआ? 1948 में 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। एक फिर से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक मामलों की देखरेख करनी शुरू कर दी और 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन हुआ। यहाँ पे एक और पार्टी का निर्माण हुआ। अंत में 1992 में यूरोपीय संघ बन के तैयार हुआ, यूएनओ बन के तैयार हो गया और अपनी विदेश नीति, साझी मुद्रा, सुरक्षा नीति आदियों को वहां पे बताना शुरू किया। देखिए यहाँ पे जब यूएनओ तैयार हो गया उसके बाद क्या हुआ? विदेश नीति को बनाया गया। यूरोपीय संघ ने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया, अपने नियम कानून बनाए, अपने साझी मुद्रा मतलब अपना खुद का करेंसी बनाया, सुरक्षा नीति भी इनका खुद का था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बन के उभरी थी। यूरोपीय संघ जो है वो आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। हमारा कहता है यूरोपीय संघ का गठन, मतलब कैसे हुआ यूरोपीय संघ का गठन? तो यूएसएसआर, याद रखिएगा यूएसएसआर जिसे हम सोवियत संघ रूस के नाम से जानते हैं, इसके विघटन मतलब लगभग 1991 में हुआ था ना इसका विघटन। और 1992 में यूरोपीय संघ के गठन का नेतृत्व किया। मतलब यहाँ पे जब विघटन हुआ उसके बाद यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ जिसमें एक आम विदेशी और सुरक्षा नीति, न्याय पर सहयोग और एकल मुद्रा के निर्माण का नींव पड़ा। क्या हुआ? यूरोपीय संघ के गठन के बाद इन्होंने विदेश नीति बनाया कि विदेशों के साथ कैसे नियम कानून होने चाहिए, सुरक्षा नीति बनाया किस प्रकार से सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न्याय पर सहयोग, सभी व्यक्तियों के लिए समान न्याय की प्रावधान रखी, और एकल मुद्रा मतलब इसके अंदर आने वाले सभी देशों के अंदर एक ही करेंसी होगी, सभी को एक ही करेंसी मतलब एक ही तरह के पैसे को मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें शुरू हुई। यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया लेकिन उसमें असफल रहा। देखिए इतनी सारी चीजें होने के बाद इसने 2003 में क्या किया? 2003 में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की और उसमें असफल हो गया क्योंकि कई सारे देशों ने इसका विद्रोह कर दिया, मतलब कि इनको नहीं माना। इस कारण से यूरोपीय संघ जो है वो खुद का संविधान बनाने में असफलता हासिल किया। यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ लिया, कैसे इसका निर्माण हुआ उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों यूरोपीय संघ का गठन हुआ, क्यों इसे बनाया गया। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें एक समान विदेश एवं सुरक्षा नीति। मतलब इसके अंदर के जितने भी ग्रुप के मित्र देश थे ना, जो भी यूरोपीय संघ के अंदर आते थे, उन सभी के अंदर एक समान विदेश नीति होगा, एक समान सुरक्षा नीति होगा, एक समान मुद्रा का चलन होगा, मतलब एक ही तरह के करेंसी होगा। और ये आपस के जो देश है ना, वो एक जगह से अपने एक देश से दूसरे देश में अगर जाना चाहे तो उनको वीजा वूजा की आवश्यकता न हो और आंतरिक मामलों तथा न्याय
न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग करेंगे। ये जो जितने भी देश यूरोपीय संघ के अंदर आते हैं, उन सभी में एक समान सुरक्षा नीति, एक समान विदेश नीति, आंतरिक मामलों में बैठकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक तरह के पैसे ही इन सभी देशों के अंदर होंगे, और अगर एक देश दूसरे देश के अंदर अंदर जाना आना चाहता हो तो उसे किसी प्रकार के वीजा की आवश्यकता न हो। यह यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य के बारे में था। अब हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में। जिस प्रकार से यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है, इसके उद्देश्य हैं, तो इसी से हम अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। क्या खास बात है यूरोपीय संघ के अंदर? तो सबसे पहला पॉइंट है, यूरोपीय संघ जो है वो समय के साथ साथ एक आर्थिक संघ की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये पहले आर्थिक संघ था, अब ये क्या हो गया, राजनीतिक रूप से विकसित हो रहा है। मतलब ये अब अन्य देशों के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। तो ये हमारा राजनीतिक रूप से विकसित हो रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है यूरोपीय संघ जो है एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है। मतलब ये खुद भी एक देश की तरह काम करता है। अब आप ही समझो ना, जिसका खुद का झंडा हो, जिसका खुद का पैसा हो, जिसके खुद के सेना हो, जिसके खुद के संविधान बनाने की कई बार कोशिश की गई हो, तो ये एक देश की तरह ही तो काम कर रहा है। इसने, अब देखो यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, ये अपना झंडा, अपना इसका राष्ट्रगान है, इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है, इसकी अपनी एक मुद्रा भी है। तो आप समझ सकते हो ये एक प्रकार के राष्ट्र की तरह काम कर रहा है। अन्य देशों से, मतलब कि जो अन्य देशों से संबंध होते हैं इसके, इस मामले में इसने काफी हद तक साझा विदेश नीति और सुरक्षा नीति बना ली है। अन्य देशों के साथ इसकी खुद की विदेश नीति है, अन्य देशों के साथ इसकी खुद की सुरक्षा नीति है। यूरोपीय संघ का जो झंडा है ना, वो 12 सोने के सितारों से घिरे के तरह से बनाया गया। मतलब इसका जो बनाने का तरीका है वो 12 सोने के सितारों से मिलके बनाया गया है, और पूर्णता, समग्रता और एकता और मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता है इसका झंडा। पॉइंट हमारा कहता है यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं। यूरोपीय संघ को इतना स्ट्रॉन्ग कौन बना रहा है, इतना मजबूत कौन बना रहा है? फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक द यूरोपियन यूनियन स्ट्रॉन्ग। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो यूरोपीय संघ को मजबूत, ताकतवर बना रहा है? तो देखिए, आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो यूरोपियन संघ दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगर इसके पावर की बात करें, पैसे की बात करें, शक्ति की बात करें, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। 2005 में 12 ट्रिलियन डॉलर से अधिक इसकी जीडीपी थी। देखिए यहाँ पे टोटल जो जीडीपी थी इसकी, वो 12 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा था। किसका? यूरोपीय संघ का। राजनीतिक और राजनयिक आधार पर ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य मतलब परमानेंट सदस्य हैं। ब्रिटेन, फ्रांस जो हैं वो यूरोपीय संघ के 2 अस्थायी सदस्य हैं। यहाँ पे अमेरिका भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन और फ्रांस ही 2 ऐसे देश हैं जो यूरोपीय संघ के, मतलब कि परमानेंट है, परमानेंट सदस्य के रूप में। पॉइंट हमारा कहता है रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय संघ की संयुक्त सशस्त्र सेना दुनिया में सबसे बड़ी सेना के रूप में है। आप ध्यान से समझिए कि रक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, हमने रक्षा नीति के बारे में बात किया था ना इसके। अब रक्षा नीति के अलावा अगर हम बात करें यूरोपीय संघ के सेना के बारे में, इसकी मिलिट्री के बारे में, इसके पावर्स के बारे में, तो ये दुनिया का, पूरे दुनिया का 195 देशों में से सबसे बड़ी सेना जो है वो इसी के पास है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में कुल कितने देश हैं, तो आप बताएंगे 195 कंट्रीज हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब हम बात करेंगे इसकी मुद्रा जो है वो यूरो है। अगर आपसे पूछा जाए यूरोपियन संघ के मुद्रा के बारे में, तो आप बताएंगे यूरो इसका करेंसी का नाम है। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गया है। आप सभी को पता है कि अमेरिका की करेंसी काफी महत्वपूर्ण है और वैल्यूएबल है, लेकिन आज के समय में अगर हम यूरो की बात करें तो वो अमेरिका के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। इतना बड़ा जो अमेरिका अपने आप को बताता है, महाशक्ति बताता है, उससे 3 गुना ज्यादा यूरो की वैल्यू मानी जाती है, जो अमेरिका से लगभग लगभग 3 गुना ज्यादा है। अगला पॉइंट है इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। जो
जो बात अगर हम अभी यहाँ पे कर रहे थे यूरोपीय संघ का, तो यूरोपीय संघ का पावर जो है वो अलग अलग देशों तक फैला हुआ है। अब हम बात में आपको बता दें कि यूरोप एक कंटिनेंट है, महादेश है, जिसके अंदर कई सारे देश आते हैं और उन सभी देशों पर इसका प्रभुत्व है। एशिया महादेश पर है, अफ्रीका महादेश पर है, कई सारे अलग अलग महादेशों पर इसका प्रभुत्व बना हुआ है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। अगर हम विश्व व्यापार की भी बात करें, विश्व व्यापार जैसा कि आपने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा है विश्व व्यापार क्या है, तो अगर उसकी बात करें तो वहां भी आप देखोगे कि यह जो संगठन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। इसकी बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है वहां पे। इसके अलावा इसका दो सदस्य, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अस्थाई सदस्य हैं। कौन? ब्रिटेन और फ्रांस। ये सुरक्षा परिषद के क्या है? अस्थाई सदस्य हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ जो है वो अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका को इसके अस्थाई सदस्य के रूप में नहीं चुना गया, वहां पे ब्रिटेन और फ्रांस को ही इसके अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया है। इसी कारण से अमेरिका समेत जितने भी देश है, जितने भी राष्ट्र हैं, उनकी नीतियों को ये प्रभावित करता है। पॉइंट हमारा कहता है यूरोपीय संघ की कमजोरियां। अब देखिए, जहां पे कुछ पॉजिटिव चीजें आती हैं वहां पे कुछ निगेटिव चीजें भी आती हैं। तो हमने यूरोपियन संघ की बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ ली, अब इसकी कुछ कमजोरियों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं। तो देखिए, इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। इसके जितने भी सदस्य देश हैं, जो भी इसके अंदर आते हैं, उनके खुद की विदेश नीति है, उनके खुद की रक्षा नीति है। जबकि यूरोपियन संघ क्या कहता था कि आप सभी को एक ही प्रकार की विदेश नीति को रखना है, एक ही तरह की सुरक्षा नीति को रखना है, एक ही तरह के करेंसी का पालन करना है। लेकिन ऐसी नई बात है, ऐसी बात यहाँ पे देखी नहीं गई, क्योंकि यूरोपियन संघ के अंदर जितने भी देश आते हैं उनके खुद खुद की रक्षा नीति है, विदेश नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। कई बार ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे इराक के हमले के मामला में, जब आपको पता है कि इराक पे जब हमला किया था, कुवैत कुवैत को जब इराक ने अपने अंदर में कंट्रोल में ले लिया, तो उस समय अमेरिका ने इसी यूएन यूरोपीय संघ के कहने पर उस पर अटैक किया था, जिसमें 6,60,000 सैनिक थे और 34 देशों की मिलीजुली संगठन का निर्माण किया गया था, जिसमें 75% सैनिक जो थे वो केवल और केवल किसके थे? अमेरिका के ही थे। तो यहाँ पे आपको वो बातें सब याद होगी। तो यहाँ पे कुछ यूरोपीय संघ की कमजोरियों के रूप में यही देखा जाता है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने के लिए नाराजगी भी है। यूरोप के कुछ हिस्सों में जो यूरो मुद्रा को चलाया जाता है, इसके लिए वहां के जो देश है, यहाँ की जो सरकार है, जो फिर वहां की जो जनता है, वो नाराज भी रहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिच संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध किया था। मतलब दो प्रकार के जो देश हैं, डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने यूरोप के मुद्रा यूरो को मानने से मना कर दिया था। अलावा अगला पॉइंट हमारा कहता है यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश जो हैं, जो यूरोप संघ के अंदर आते हैं, वो अमेरिका के साथ भी जुड़े हुए हैं, अमेरिका के गठबंधन में भी है और यूरोपीय संघ के गठबंधन में है। तो यहाँ पे उन लोगों का आपस में बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है कि कभी अमेरिका जो बातें बताता है वो यूएन को पसंद नहीं आता है, जो यूएन बताता है वो कभी कभी अमेरिका को पसंद नहीं आता है। इस तरह से आपस में इनके टकराव भी चलते रहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया है। देखिए, यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो ब्रिटेन जो है 2016 में एक जनमत, मतलब जनता के मत के द्वारा उससे अलग हो गया। ये एक नंबर का पॉइंट आपके लिए बीबीआई रहेगा, खासकर बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है ब्रिटेन यूरोप संघ से कब अलग हुआ, तो आप बताएंगे 2016 में वो अलग हो गया था। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा कहता है यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। यूरोपीय संघ में एक ऐसा देश फ्रांस है जो जिसके पास कई प्रकार के परमाणु वेपन्स हैं, परमाणु शक्ति से वो संपन्न है, जिससे कई देशों को डर भी लगा रहता है कि कभी भी वो अटैक कर सकता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर, राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ जो है वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। उसके अंदर जितने भी देश आते हैं उसके अंदर वो आर्थिक स्थितियों के ऊपर बात कर सकता है, राजनीतिक स्थिति के ऊपर बात कर सकता है, साथ ही साथ सामाजिक मामलों में भी दखल देने में सक्षम है। यूरोपीय संघ जो है इन सब चीजों के मुद्दों के ऊपर दखल देता भी रहता है। हम इस चैप्टर के वीवीआई पॉइंट्स की तरफ आ गए हैं, जिसका नाम है आसियान। इसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशन। ये आसियान जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हालांकि आसियान के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़े से डिटेल्स तो आसियान के बारे में जानेंगे ताकि आपके एग्जाम के पर्पज से आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखिए आसियान की अगर बात करेंगे तो अगस्त 1967 की बात है, 1967 में इस क्षेत्र के 5 देश, कौन कौन से देश थे वो? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। कौन सा घोषणा पत्र था? बैंकॉक। कौन कौन से देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और फिर क्या हुआ? आसियान की स्थापना हुई थी। बाद में ब्रुनेई और दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया आदि को भी इसमें शामिल किया गया। और वर्तमान समय में अगर हम इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो 10 है। ये 10 देशों ने मिलकर आसियान संगठन का निर्माण किया था। हालांकि आसियान बहुत ही कारगर संगठन है। तो हम बात करते हैं आसियान संगठन के मुख्य उद्देश्य के बारे में कि आसियान संगठन को क्यों बनाया गया है। तो देखिए सदस्य देशों के जो आर्थिक विकास है उनको तेज करना, मतलब आसियान संगठन के अंदर जितने भी देश आते हैं उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उनके क्षेत्र के अंदर व्यापारिक स्थिति को मजबूत करना, सामाजिक स्थिति को मजबूत करना, सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करना। इसके द्वारा क्या होगा? आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना चाहता है, मतलब कि अपने अन्य सदस्य देशों के अंदर वो सामाजिक वृद्धि करना चाहता है, सांस्कृतिक विकास करना चाहता है। अगला पॉइंट है कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। बात करेंगे आसियान शैली के बारे में तो देखिए अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है। आसियान का जो काम करने का तरीका है ना, उसका मतलब जो इज्जत है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो आसियान जिस तरह से काम कर रहा है उसके मतलब बड़ाई में सभी लोग बात करते हैं, उसके समर्थन में सभी लोग बात करते हैं। आसियान जो है वो टकराव रहित काम करता है, मतलब एक दूसरे देशों को आपस में लड़ने से रोकता है, सहयोग के साथ काम करता है, मेल मिलाप के साथ काम करता है। तो इससे उसने काफी यश कमाया है, काफी मतलब नाम कमाया है। इसे ही हम क्या कहते हैं? आसियान शैली कहते हैं। जिस प्रकार से आसियान काम करता जा रहा है सही तरीके से, उसके काम करने के इस तरीके को हम आसियान शैली के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं आसियान के प्रमुख स्तंभ के बारे में कि आसियान का जो प्रमुख स्तंभ है वो क्या है। तो देखिए आसियान सुरक्षा समुदाय सबसे नंबर 1 पे इसका पहला स्तंभ आता है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय जो इसके दूसरे नंबर पे आता है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जो 3 नंबर पे आता है। ये तीनों मिलके ही आसियान को आज इतनी सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आसियान सुरक्षा समुदाय। ये क्या होता है? आसियान सुरक्षा समुदाय पहले नंबर पे इसका काम है क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न जाने देने के कारण, और मतलब नहीं जाने दिया जाता है और उसे आपस में ही सुलझा लेता है। अगर एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है तो उसे सैनिक टकराव नहीं करने देता है, मतलब कि किसी प्रकार के युद्ध को नहीं करने देता है, आपस में ही वो इन विवादों को सुलझा लेता है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। तो इसका उद्देश्य है आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना और फिर सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। ये आसियान के अंदर जितने भी मतलब देश आते हैं जो इसके ग्रुप में हैं, वो सभी क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और व्यापार के माध्यम से अपने अपने देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, सामाजिक स्थिति को मजबूत करते हैं और फिर अपने लिए आर्थिक विकास का एक नया रास्ता खोल लेते हैं। तीसरा पॉइंट है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य है आसियान देशों के बीच में टकराव की जगह पर बातचीत और सहयोग का बढ़ावा मिले। अगर आसियान ग्रुप के अंदर आने वाले किसी भी देश में अगर टकराव होता है, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो युद्ध मैटर पे नहीं जाना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। आपस में बैठ के उन सभी चीजों को सॉर्ट आउट करना ही आसियान का सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का कार्य माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है आसियान का विजन दस्तावेज 2020। आसियान का विजन दस्तावेज कहने का मतलब है कि 2020 तक आसियान ने अपने
किन किन कामों को करने का लक्ष्य रखा था और उसने किन किन प्रकार के कामों को पूरा किया है। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, मतलब कि बहुत तेजी से विकास कर रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है इसके अंदर आने वाले देशों के लिए। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान को बताया गया है कि आसियान एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो कई सारे क्षेत्रों पर एक साथ काम करता है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। देखिए, आसियान का जो विजन दस्तावेज है इसमें उसको कई सारे देशों का सपोर्ट है, कई सारे देशों ने उसका समर्थन भी किया है, क्योंकि जिस प्रकार से आसियान जो है वो कई सारे मुद्दों पर एक ही साथ काम कर रहा है। जैसे शिक्षा पे भी काम कर रहा है, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी काम कर रहा है, व्यापार की स्थिति पे भी काम कर रहा है। तो ये सारी चीजों को एक साथ वो काम कर रहा है और सभी में उसने सफलता हासिल की है। इसी को हम आसियान की विजन दस्तावेज के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है आसियान क्षेत्रीय मंच। देखिए, आसियान रीजनल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। हालांकि आसियान जो है वो एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन ही है। 1994 में क्या हुआ, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। कब? 1994 में आसियान के क्षेत्रीय मंच का स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बैठाना था। मतलब इसके अंदर आने वाले जितने भी देश थे उसके अंदर सुरक्षा बनाना और उनके नियमों के बीच में तालमेल बनाने का काम किसका था? आसियान क्षेत्रीय मंच का था। तो ये हमारा आसियान क्षेत्रीय मंच था। अब हम बात करेंगे आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। ध्यान से समझिएगा कि आसियान की उपयोगिता कहाँ पे काम में आती है। तो आसियान की जो मौजूदा आर्थिक शक्ति है ना, खास तौर से भारत हो गया, चीन हो गया, तो इन सभी के साथ तेजी से विकसित होने वाले और भी एशियाई देशों के साथ वो क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। आसियान ने निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। आसियान ने निवेश मतलब इन्वेस्ट, श्रम मतलब कामों को, और सेवाओं मतलब और भी कई सारे ऐसी चीजें हैं जो एक देश से दूसरे देश को जरूरत होती है। तो इसके मामले में उसने मुक्त व्यापार करने का मांग किया, मतलब किसी भी प्रकार के टैक्स को ना देना पड़े, किसी भी प्रकार के सीमा शुल्क को ना देना पड़े। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बढ़ाने में रुचि अपनाई है। मतलब अब अमेरिका, चीन, ये सभी ना मुक्त व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी प्रकार के ज्यादा टैक्सों को नहीं सोच रहे हैं, सीमा शुल्क के बारे में नहीं सोच रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक सामान पहुंचाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इन सभी चीजों के ऊपर काम करो। अगर इन्हीं चीजों के ऊपर काम किया जाता है तो आप सभी को पता है कि इससे फिर फायदा है, दोनों देशों को फायदा है। इससे ये व्यापार सही तरीके से कर सकते हैं और व्यापार पहले से ज्यादा कर सकते हैं, जिससे जो व्यापार करने जा रहा है वो और जिस देश के अंदर व्यापार हो रहा है वो, दोनों देशों को काफी फायदा होगा। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है आसियान और भारत। आसियान एंड इंडिया 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। भारत ने क्या किया? 1991 के बाद पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देश, जिसमें कौन थे? सिंगापुर थे और थाईलैंड था, इसके साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। ये सब तो आसियान देश के संगठन के सदस्य हैं। तो सिंगापुर के साथ भी भारत जो है वो मुक्त व्यापार करता है, थाईलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार करता है। और हमारे भारतीय लोगों के लिए थाईलैंड जो है वो तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही है। खासकर पटाया बीच की बात कर ले तो यहाँ पे तो लोग जाने के लिए मरते ही रहते हैं। अगला पॉइंट कहता है भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास। पॉइंट हमारा कहता है भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। भारत भी अपना हाथ बढ़ा रहा है आसियान के साथ मुक्त व्यापार संधि में। आसियान का असली ताकत अपने सदस्य देशों और सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठन के बीच में निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है।
बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श नीति में है। अब यहाँ पे क्या होता है, आसियान के साथ जो मुक्त व्यापार संधि करने का जो प्रयास चल रहा है, इसमें आसियान का असली ताकत अपने जो उसके ग्रुप के अंदर के देश हैं, जो उसके सहयोगी देश है। जैसे कि मैंने बताया था कि 5 ऐसे देश थे जो पहले जमा हुए थे और इसके बाद 5 और देश को भी जमा किया गया। मतलब टोटल अभी के समय में, वर्तमान समय में 10 देश हैं और इनके बीच में वो निरंतर जो है वो बातें करता रहता है, उनके दुखों को, उनकी सुविधाओं के ऊपर विचार विमर्श करता रहता है, परामर्श करता रहता है। अक्सर इन देशों के जो सुप्रीम लीडर हैं वो आपस में बैठकर बात करते रहते हैं और इससे क्या होता है कि जिस देश में भी जिन जिन चीजों की कमी होती है उन कमियों को इससे पूरा किया जाता है। ये आसियान की असली ताकत है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनैतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। अब देखिए, आसियान कोई छोटा सा तो ग्रुप है नहीं। अभी के समय में इतने सारे अगर देश इसकी बड़ाई कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में यह एक बहुत बड़ा संगठन बन के उभरा है और यह अपने सहभागी सदस्यों का, मतलब जो भी इसके अंदर के देश हैं, उसके लिए यह विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पे चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। जैसा कि हम कभी कभी कहते हैं ना कि जब दो ग्रुप आपस में लड़ जाता है तो उनके बीच में समझौता कराने के लिए एक टेबल चाहिए, हमें एक टेबल पे बैठ के बात करने के लिए जगह चाहिए। तो आसियान जो है वो अपने इन्हीं 10 देशों के अंदर अगर किसी प्रकार का टकराव है, किसी प्रकार का दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई मुश्किलें हैं, खासकर ये मुश्किलें कब आती है, ये मुश्किलें आती है बॉर्डर की लड़ाई के लिए। एक देश से दूसरे देश की जहां पे जमीन खत्म होता है ना, उनके लिए टकराव किया जाता है, तो इसके लिए मंच उपलब्ध करवाता है। तीसरा पॉइंट कहता है, हाल में ही क्या हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की है। अभी हाल के समय में ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने आसियान के अंदर के कई देशों को घूमा है, कई देशों पे गए हैं और वहां से बहुत सारी चीजों को समझा है और अभी ये वर्तमान में कोशिश भी कर रहे हैं कि इनके देशों के अंदर भी आसियान के समझौते चालू हो जाएं। साथ ही साथ इनके सहयोग बढ़ाने और पूरब की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति, मतलब इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो ये सारी चीजें हैं जो पूरब की ओर देखो की नीति को दर्शाता है। अगला और लास्ट पॉइंट इसमें कहता है, इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में, जब हमारे भारत देश में गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था, तो आसियान के देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उनको मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आमंत्रित किया गया था लाल किले पे, ताकि वो हमारे देश के साथ जुड़े, हमारे देश की संस्कृति को समझे, हमारे देश की सभ्यता को जुड़े। क्योंकि एक बार यदि हम आसियान के साथ जुड़ जाते हैं, आसियान संगठन के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपने कई सारे पॉइंटों में देखा है कि उसके काम करने का तरीका क्या है, वो कैसे काम करता है। तो वो एक जगह अपने, मतलब जो उसके अंदर देश आते हैं, सबसे पहले वो क्या करता है, तो उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, इकोनॉमिकल सिस्टम को मजबूत करता है। उसको अगर कोई देश में अगर पैसे की कमी ना हो, अगर वो पैसा कमा रहा है, चाहे वो बाहर से ही पैसे क्यों ना रहा हो, जैसे कि आज के समय में आप अमेरिका को देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी के माध्यम से तो हर एक देश से उसके पास पैसा आ रहा है, इसलिए तो उसका इकोनॉमी है इतना मजबूत है। तो ऐसे ही आसियान भी क्या करता है, दूसरे दूसरे देशों में इन्वेस्ट करके, कंपनियों को खड़ा करके, पैसे को लगा के, वहां से पैसे कमा के अपने संगठन के देशों को मजबूत करता है। अगला पॉइंट हमारा है ब्रिक्स। ब्रिक्स भी VVI पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स है क्या? सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि BRICS, ये नाम तो ब्रिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे B से ब्राजील है, R से रसिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है और S से साउथ अफ्रीका है, जो सबसे लास्ट में इसके साथ जुड़ा था। तो आपको समझना है, दुनिया की 5 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अर्थव्यवस्थाओं वाला देश, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है जो अभी के समय में बहुत मजबूत है। ब्राजील आपको पता है कि मजबूत देश है, रसिया आपको पता है कि कितना मजबूत देश है। भले ही हमने ये पढ़ा है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, लेकिन आज के समय में सोवियत संघ जो है वो तो है नहीं। अभी के समय में तो रसिया है और व्लादिमीर पुतिन वहां के प्रेसिडेंट हैं। और वहां पे जो अभी की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो बहुत मजबूत है, क्योंकि वहां पे वेपन्स बनाने की फैक्ट्रीज हैं। वेपन्स कहने का मतलब है हथियार बनाने का, जिस
जिससे भारत भी अपना हथियार खरीदता है। रसिया से बहुत ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में भारत का भी नाम आता है। तो ब्रिक्स ऐसे नहीं बना है। बी से ब्राजील है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। इन 5 देशों को मिला के ब्रिक्स का निर्माण हुआ। अब इसमें जो ब्रिक्स है वो बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। एक ऐसा ग्रुप है ब्रिक्स जो बहुत प्रभावशाली है। अभी हाल फिलहाल में, मतलब पीछे की स्लाइड में हमने आसियान के बारे में पढ़ा। आसियान में 10 देश थे, शुरुआत में 5 देश थे, बाद में 5 देश और शामिल हुए। ऐसे ही ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स में कुल ही 5 देश हैं, जिसमें आपको ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इन देशों को मिला के ब्रिक्स का निर्माण हुआ और ये आप वीवीआई पॉइंट्स रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 12th क्लास के बोर्ड के लिए। हम बात करेंगे ब्रिक्स की संरचना के बारे में कि ब्रिक्स का संरचना क्या है, निर्माण कैसे होता है, ब्रिक्स का बनावट कैसा है। तो ब्रिक्स जो है वो कोई अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ा संगठन नहीं है, अंतरराष्ट्रीय नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है और मतलब ऑफिशियल भी नहीं है, औपचारिक वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। मतलब आपस में ही इन देशों के साथ संधि हुआ और इन संधि के माध्यम से इस ब्रिक्स की स्थापना हो गई। संधि का मतलब आपको पता है कि 4-5 देश आपस में बैठ गए, कुछ नियम कानून बनाया, एक पेपर निकाला, उस पेपर पे वो सारे नियम कानून लिख दिए और नीचे इन 5 देशों से सिग्नेचर करवा लिया कि भाई हम इन संधि को मानेंगे, हम इसके द्वारा बनाए गए सभी नियमों को मानेंगे। कोई अगर संधि तोड़ता है इसमें से कोई सा भी एक देश, तो बाकी के जो देश होंगे वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसे हम 5 देशों की सहमति से अपनाया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था वो 5 देश कौन कौन से हैं, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों की सहमति से ही इन संगठन को बनाया गया है। उस संगठन का नाम क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंतर्गत इसके सहयोगी देशों की सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। 1 नंबर का एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ब्रिक्स जो है और इसके जो 5 देश हैं, इस देश के जो सबसे सुप्रीमो लीडर है, जो सबसे मंत्रिमंडल के लेवल है, जो इसके या तो प्रधानमंत्री हो सकते हैं या फिर राष्ट्रपति हो सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा जैसे हम जर्मनी की बात कर ले तो वहां का तो चांसलर होगा ना। हालांकि जर्मनी ब्रिक्स के अंदर नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि जो इसके सुप्रीमो लीडर होते हैं उनका प्रति वर्ष आयोजन होता है। वो प्रति वर्ष एक मंच पे बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं, जैसे आसियान भी करता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिक्स है वो प्रति वर्ष करता है, मतलब 1 साल में एक बार तो जरूर करता ही है। हाल फिलहाल में आपने ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बहुत सारे पोस्टर देखा होगा, G20 करके लगा हुआ था। तो ये सारे सम्मेलन हर बार हर अलग अलग देशों में होता रहता है। कभी भारत में होता है, भारत के अंदर कुछ समय पहले गोवा में हुआ था ये सारे सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता प्रति वर्ष ब्रिक्स के सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा होता है। देखिएगा, ब्रिक्स के अंदर अगर हम बात करें इसके मीटिंग्स की जो होता है प्रति वर्ष, तो वो कौन करता है, वो इन्हीं देशों के अंदर के जो सर्वोच्च नेता होते हैं, जो सुप्रीम लीडर होते हैं, वही करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो ब्रिक्स के देशों की दुनिया मतलब जनसंख्या जो है वो दुनिया के आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स जो संगठन है इसके अंदर जितने भी देश हैं उस पूरे देशों की जो जनसंख्या है, पूरे देशों की जनसंख्या, मतलब ब्रिक्स के अंदर आने वाले ये 5 देशों की जो जनसंख्या है वो पूरे 195 देशों की जनसंख्या के 40% हिस्सा का है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पूरे विश्व में कितना है, 195 कंट्रीज हैं टोटल। इसमें की जितनी जो जनसंख्या है ना वो सिर्फ और सिर्फ केवल 5 देशों में। स्वाभाविक सी बात है, आपको पता है कि हमारा भारत कोई छोटा देश तो नहीं है, ब्राजील भी बड़ा है, रसिया भी बड़ा है, चाइना चाइना और इंडिया ही पूरे विश्व का सबसे टॉप 2 पॉपुलेटेड कंट्री है। ऐसे में साउथ अफ्रीका भी कोई छोटा देश नहीं है। तो ये इन सभी देशों की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व का 40% के बराबर है। इसीलिए इसे हम R5 के नाम से जानते हैं। R5 के नाम से जाना का कारण भी है क्योंकि इस सभी का जो करेंसी है ना, जितने भी देशों का मैंने आपको नाम यहाँ पे बताया है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इनके जो पैसे हैं, जो करेंसी है, सब R से ही शुरू होता है। इसीलिए इसे हम R5 के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा जो है उसका नाम किससे शुरू होता है, R से शुरू होता है, इसीलिए इसे हम R5 के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% का है। पूरे विश्व की जीडीपी की अगर बात करें तो 30% की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 देशों का है। मतलब ब्रिक्स के अंदर मौजूद जितने भी देश हैं वो पूरे विश्व के अंदर 30% जीडीपी का योगदान देते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है
इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है। आर्थिक इंजन कहने का मतलब है भाई ये सबसे पैसे वाला देश हो गया ना, सबसे पैसे वाले संगठन हो गए ना। चाइना कमजोर है, ना भारत कमजोर है, और ना साउथ अफ्रीका कमजोर है, और भी जितने भी देश है कोई कमजोर देश नहीं, सब पैसे वाले देश है। और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार तथा वैश्विक शक्ति भी है। निवेश बाजार कहने का क्या मतलब है? निवेश बाजार कहने का मतलब है ये अभी के समय में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहा है। पॉइंट हमारा कहता है ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई। देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले तो हमने आसियान को समाप्त करके ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से देश हैं उसके बारे में पढ़ा, इसकी संरचना कैसे है, कैसे ये मीटिंग्स करते हैं, कितने दिनों पे करते हैं, इसके बारे में पढ़ा, इसकी विशेषता क्या है ये पढ़ लिया, इसके अंदर आने वाले सभी देशों की जो करेंसी है वो एक ही जैसी है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि विश्व ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। तो ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन चेस, जो एक अर्थशास्त्री थे, मतलब एक इकोनॉमी के बारे में ज्ञाता थे और ये बैंक में भी काम करते थे, अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के विकास करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया गया। हालांकि यह एक बैंक में काम करते थे और इनके अर्थशास्त्री भी थे, मतलब एक देश के अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है ये इनको पता था। तो इन्होंने क्या किया, ब्राजील, रूस, भारत और चीन को एक साथ लिया और इनके देश के अंदर का रिपोर्ट तैयार किया, एक पेपर तैयार किया। इसके बाद यह निर्णय हुआ, यह डिसीजन लिया गया कि प्रत्येक साल शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुख नेताओं के साथ आयोजित किया जाएगा। शुरुआत यहीं से हुआ था। इसके बाद इन लोगों ने आपस में ही निर्णय किया, क्योंकि यह कोई ऑफिशियल संगठन तो है नहीं और न ही अंतरराष्ट्रीय है, ये तो एक पेपर पे सिग्नेचर करके पांचों देशों ने सहमति लिया था। तो पांचों देशों ने सहमति लिया कि हम लोग प्रतिवर्ष जमा होंगे किसी खास जगह पे, हर बार किसी अलग अलग देश में ये जमा होते हैं और अपने अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में रूस के यकित वर्ग में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन जो ब्रिक्स का था वो रूस में फर्स्ट टाइम हुआ था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया। मैंने अभी आपको बताया जो दक्षिण अफ्रीका था वो ब्रिक्स में सबसे लेट से शामिल हुआ है। कब? 2010 में जाके शामिल हुआ है और इसको आमंत्रित किया गया था ब्रिक्स सम्मेलन में। इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। पहले ये ब्रिक था, फिर जब साउथ अफ्रीका लगा तो एस लग गया और फिर ये ब्रिक्स हो गया। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन से सान्या के तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। चीन ने तीसरा जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन था उसमें भाग लिया 2011 में, जो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार अपनाया था। पॉइंट हमारा कहता है ब्रिक्स के उद्देश्य। ऑलरेडी हमने आपको ब्रिक्स बता दिया, ब्रिक्स के कार्यशैली को बता दिया, किस प्रकार से ब्रिक्स का नामकरण हुआ वो बता दिया, क्यों ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है ये बता दिया। अब हम ब्रिक्स के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो ब्रिक्स बनाने का सबसे पहला उद्देश्य था शिक्षा में सुधार करना, मतलब कि एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन को सही करने की जिम्मेदारी ब्रिक्स के अंदर था। दूसरा पॉइंट है विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम करना। विकासशील और विकसित क्या है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत जैसे देशों को हम विकासशील देश कहते हैं, वहीं पे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को हम विकसित देश कहेंगे। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक ब्रिज का काम करना, पुल का काम करना ब्रिक्स के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है आपस में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े मामलों में सहयोग करना। ये क्या होता है, ब्रिक्स के जितने भी देश हैं वो राजनीतिक स्तर पे भी काम करते हैं, अपने ग्रुप के अंदर आने वाले सभी देशों के इकोनॉमी को सही करने के लिए काम करते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी ये सहयोग करते हैं। किसी प्रकार के आतंकवादी संगठन को कैसे रोकना है, कैसे युद्ध को रोकना है, कैसे लड़ाई को रोकना है, कैसे जमीनी लड़ाई को रोकना है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो ब्रिक्स के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। ब्रिक्स के बाद जो हमारा संगठन आता है उसका नाम है सार्क। सार्क क्या है? सार्क से आप क्या समझते हैं? सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, जो अक्सर पूछा जाता है कि सार्क को
पूर्ण रूप से बताएं तो आप बताएंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में इसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इस चैप्टर में आपको जो लग रहा है महत्वपूर्ण चीजें वो यही है, सार्क है, आसियान है, ब्रिक्स है, और इसके बाद आपको इन्हीं सब के जो स्थापना का दिवस कब है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यही सब चीज आपको इसमें पढ़ना है। सार्क की जो स्थापना है, जो सार्क जो बना है वो 8 दिसंबर 1985 को बना है, याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 को सार्क का निर्माण हुआ। सार्क की स्थापना के समय में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, यह 7 देश शामिल थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिक्स के अंदर कैसे 5 देश शामिल हुआ करते थे, ऐसे ही सार्क को जब बनाया गया तो शुरुआत में संस्थापक के रूप में, स्थापना के करने वाले देशों के रूप में भारत का नाम आता है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का, भूटान का, मालदीव का, श्रीलंका का, ये 7 देश इसके अंदर शामिल थे। बाद में इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। शुरुआत में तो ये शामिल नहीं था, बाद में 8वें देश के रूप में अफगानिस्तान को सार्क के अंदर शामिल किया गया। और इस सार्क से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में आता है इसके मुख्यालय। यहाँ पे याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में है। सार्क के मुख्यालय के रूप में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे, 1 नंबर का प्रश्न आपसे, कि इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अगला पॉइंट हमारा कहता है सार्क का उद्देश्य। क्या उद्देश्य था सार्क का? सार्क के बनाने के पीछे पर्पस क्या है, किन कारणों से सार्क को बनाया गया? सार्क को 8 दिसंबर 1985 में बनाया गया, ये बात तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। 7 देश शामिल थे पहले, बाद में इसमें बांग्लादेश भी शामिल किया गया, 8 देश शामिल किया गया, और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल में है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे 1 नंबर का प्रश्न यही पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। अब हम सार्क के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि सार्क को क्यों बनाया गया था। दक्षिण एशिया के देशों में, जो दक्षिण एशिया के देश हैं, उनमें जनता के विकास एवं जीवन स्तर में सुधार लाना। मतलब कि अब सार्क के संगठन के अंदर जितने भी देश आते हैं, जैसे कि आपने देखा भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, और लास्ट में जो 8वां देश इसके अंदर जुड़ा है वो बांग्लादेश था। तो इसके अंदर की जो जनता है, इसके अंदर के जो लोग हैं, इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, इनके एजुकेशन में सुधार लाने के लिए, इनको नौकरी रोजगार देने के लिए सार्क की स्थापना की गई थी। इसके अलावा आत्मनिर्भरता का विकास, मतलब इनको स्वरोजगारी बनाना है, इंडिपेंडेंट करना है, इन्हें छोटे छोटे रोजगार को शामिल करवाना है, रोजगार में इन्हें संलिप्त करवाना है, आर्थिक विकास करना है। इनके अंदर का आर्थिक विकास कहने का मतलब है कि जब जहां पे जितना रोजगार होगा वहां पे उतनी ज्यादा इनकम होगी, और ज्यादा इनकम एक जगह का आर्थिक विकास करता है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास करने का भी उद्देश्य था सार्क का। आपसी सहयोग करना, इस ग्रुप के अंदर आने वाले ये जितने भी 8 देश हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, चाहे वो व्यापार का ही मामला क्यों ना हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का मामला हो, ये 8 देश मिलके क्या करेंगे, किसी अन्य मुद्दों पे बहस करेंगे, आपसी विवादों का निपटारा करेंगे, मतलब आपस में बैठ के ही जो आपस का विवाद है उसका निपटान करेंगे, उसकी समस्या का समाधान ढूंढेंगे, और विश्वास बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा देंगे। मतलब विश्वास करके एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके देश के अंदर रोजगार की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, और वहां पे बहुत सारे रोजगार होंगे तो बहुत सारा इनकम होगा, और बहुत सारा इनकम होगा तो उससे आर्थिक विकास आसानी से हो सकता है। पॉइंट हमारा कहता है पूरब की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी, VVI पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत ने 1991 से पूरब की ओर देखो नीति को अपनाया है। भारत ने कब से? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, उसके बाद पूरब की ओर देखो नीति को अपनाया। इससे पूर्वी एशिया के देश जैसे आसियान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आसियान कहने से आप समझ लीजिएगा कि आसियान के अंदर आने वाले सभी देशों के साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, उसके साथ आर्थिक संबंध कहने का मतलब है कि भारत का व्यापार बढ़ा है, भारत का बिजनेस बढ़ा है, वो आजकल इन देशों के साथ विस्तृत रूप से व्यापार कर रहा है। अब हम बात करेंगे रूस के बारे में, रसिया के बारे में। तो सोवियत संघ के विघटन से पूर्व, मतलब
मतलब जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया था, अर्थात 1991 से पहले सोवियत संघ का सबसे बड़ा भाग हुआ करता था। सोवियत संघ सबसे बड़ा भाग हुआ करता था। 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके पश्चात मतलब इसके बाद रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। मतलब सोवियत संघ तो टूट गया और उसके अंदर के जितने भी 15 देश थे वो भी अलग हो गए, खत्म हो गए। तो इसके बाद रूस ही वहां का मुख्य रूप से मुखिया बन गया। यह एक शक्तिशाली देश था, पावरफुल देश था। इसके पास खनिजों, प्राकृतिक संसाधनों और गैस का अपार भंडार है। इसके पास बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और बहुत सारे गैस हैं जैसे एलपीजी वगैरह, पेट्रोलियम गैस वगैरह की हम बात करते हैं, जो हमारा भारत में भी रसिया से ही आता है। रसिया जो है वो उन चीजों को हमारे को देता है। इसके अलावा हमारा भारत जो है वो अस्त्र शस्त्र के मामले में भी रसिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि रसिया के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार जो है वो भारत ही है। साथ ही साथ रूस जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश है। मतलब उसके अंदर, दो देश के अंदर कई सारे ऐसे परमाणु बम है, एटम बम है, परमाणु हथियार है, और परमाणु हथियार के अलावा भी बहुत सारे ऐसे न्यू अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ मैच किए हुए वेपन्स हैं, जेट्स हैं, फ्लाइट्स हैं, जो बहुत ही उन्नत माना जाता है, बहुत ही खतरनाक भी माना जाता है। अब हमने रूस के बारे में जान लिया, अब हम रूस की आर्थिक विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि रूस के अंदर क्या चल रहा है। रूस के अंदर, उनके देश के अंदर क्या सुख सुविधाएं हैं, क्या दिक्कतें नहीं है, किन किन चीजों की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो दुनिया का 11वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। एक नंबर का प्रश्न आपका तैयार हो रहा है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए रूस के बारे में कि वो आर्थिक व्यवस्था के मामले में कहाँ है, तो आप बताओगे वो 11वें नंबर पे है आर्थिक व्यवस्था के मामला में। इसकी अर्थव्यवस्था मूल रूप से प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निर्यात के लिए जाना जाता है। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है इसकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो मूल रूप से क्या है, प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, निर्यात के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये गैस को, पेट्रोलियम को और भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है, जैसे कि यूरेनियम तक की बात कर लें जिससे परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, उन सभी को दूसरे देशों के साथ बेचता है। ज्यादातर इसमें क्या है, तेल है। तेल को बेचने का काम रूस करता है, जिससे इसकी आर्थिक व्यवस्था काफी मजबूत है। अपने उन्नत संसाधनों के कारण यह विश्व का एक मजबूत देश के रूप में स्थापित है। इसके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, अपने रिसोर्सेस को लेके ये पूरे विश्व में एक मजबूत देश के जैसे स्थापित है, जैसे अमेरिका है। लेकिन आर्थिक विकास के मामले में यह अमेरिका से काफी पीछे है। आर्थिक विकास कहने का मतलब है कि जितना अमेरिका अभी तक विकास कर चुका है उतना विकास तो खैर रूस ने नहीं किया है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि रूस बहुत ज्यादा कमजोर है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था यूक्रेन के साथ रसिया का वार चल रहा था। भले ही अमेरिका दिस दैट कर रहा था, इधर उधर कर रहा था, लेकिन वो सीधा चैलेंज रूस को नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे पता है कि रूस के पास किस तरह के हथियार हैं, किस तरह के वेपन्स हैं, और वो किस तरह का धमाका कर सकता है। और उसने भी खुली चुनौती दे दी थी कि भाई जो बीच में आएगा उसे बीच से ही फाड़ दिया जाएगा। अगला पॉइंट हमारा कहता है रूस की राजनीतिक विशेषताएं। अब हम रूस के राजनीतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। 1993 का संविधान इसको एक गणतांत्रिक सरकार के साथ लोकतांत्रिक संघात्मक कानून आधारित देश घोषित करता है। देखिए 1993 के संविधान के बाद रूस को लेके अगर हम बात करें तो ये लोकतांत्रिक तो है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, संघ वाला व्यवस्था भी है, कानून के आधार पर यह देश घोषित है, मतलब कि इसके अंदर संविधान भी है। आसान शब्दों में आप कहें तो आप ये समझ लीजिए कि रूस के अंदर एक संविधान है और कानून की व्यवस्था है, और इसी कानून के व्यवस्था के आधार पर रूस का पूरा देश चलता है। सेकेंड पॉइंट कहता है यह यूएनओ का एक अस्थाई सदस्य है। यूएनओ का एक अस्थाई सदस्य होने के कारण इसके पास क्या है, वीटो पावर है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो है, अभी प्रेसिडेंट जो है वो व्लादिमीर पुतिन है, जो काफी फेमस और काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर भी समान रूप से चुनाव होते हैं, जैसे हर एक जगहों पे मतदान होता है, जनता के द्वारा वोट दिया जाता है और नेताओं को चुना जाता है, ऐसे ही रूस के अंदर भी मतदान की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे रूस की ये राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में था। अब हम बात करेंगे रूस के सैन्य विशेषताओं के बारे में कि सैनिक यहाँ के कैसे हैं, यहाँ की मिलिट्री कैसी है। तो इसके पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है, दूसरी सबसे बड़ी सेना है।
रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सेना है। तो पहला किसके पास है? तो पहला अमेरिका के पास है। ऑफ कोर्स अमेरिका के पास होगा। यह एक परमाणु संपन्न देश है। इसके पास परमाणु हथियार है, परमाणु वेपन्स हैं, परमाणु बम है। तकनीक को विकसित करने के कारण इसके पास बहुत ही आधुनिक हथियार मौजूद है, क्योंकि रूस में भी टेक्नोलॉजी काफी हाई है, ये काफी अपडेटेड है, इसलिए इसके पास भी जो अभी तक का वेपन्स है वो बड़े ही हाई क्वालिटी के और अपडेटेड है। यह हथियारों का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश भी है। निर्यातक देश कहने का मतलब है ये अपने यहाँ जो हथियार बनाता है उसे दूसरे देशों में बेचता भी है। और इसके द्वारा बनाए गए 100 हथियारों में से लगभग लगभग 25 जो हथियार है वो हमारा भारत देश ही खरीदता है। देखिए, भारत का 25% हिस्सा है। इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। मतलब आप कमजोर और गरीब देश तो खैर रूस को नहीं कह सकते हैं। जितनी पॉइंट्स में आपको यहाँ पे बताया गया है, इससे तो आपको यह पता चल ही रहा होगा कि आज के समय में यह भी एक दूसरा महाशक्ति है, जैसे ये 1991 से पहले हुआ करता था। लेकिन 1991 से पहले ये 15 देशों के सपोर्ट से एक महाशक्ति हुआ करता था। आज के समय में अकेला रूस इन 15 देश पर भारी है। साथ ही साथ वो अमेरिका को भी बार बार ललकारता ही रहता है। अमेरिका और रूस का तो शुरुआत से ही कभी से नहीं बनता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है चीन का विकास। अब देखिए, ये आपके इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया पॉइंट है, तो ये VVI रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ 3 पॉइंट्स आपके सिलेबस में इस बार जोड़े गए हैं। 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। क्या हुआ? 1949 में जब क्रांति हुआ, चीन के अंदर ही क्रांति हुआ, उसके बाद यहाँ पे कौन सा व्यवस्था आया? साम्यवादी शासन व्यवस्था। पहले ये कहाँ था? रूस में था, आपको पता है। शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। शुरुआत में तो वहां पे साम्यवादी व्यवस्था, शासन व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन वहां पे कुछ कुछ समस्याएं आने लगी। अब वो समस्याएं क्या क्या थी? तो पहला तो था, चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है बहुत सारे फैक्ट्री लगाना, बहुत सारे मशीनों को लगाना, बहुत सारे उद्योगों को लगाना। इस प्रकार ने चीन के शासकों ने या फिर चीन के नेताओं ने यह टारगेट रखा कि हमें इस समय तक इतनी सारी चीजों को हासिल करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन चीन के पास था, उन सभी संसाधनों को चीन ने कहां लगा दिया? उद्योग में लगा दिया। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजना का लाभ देने के मामलों में विकसित देशों से आगे निकल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब उसने अपने सारे संसाधन का उपयोग समाजवादी मॉडल को खड़ा करने में लगा दिया, साम्यवादी व्यवस्था को चालू करने में लगा दिया, तो चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजना को लाभ देने के मामलों में और देशों से बहुत ज्यादा आगे निकल गया। लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था। आपको पता है कि आजकल के समय में 195 देश में सबसे ज्यादा यदि किसी देश की जनसंख्या है तो वो चीन की है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। कृषि जो था, मतलब जो खेती था, खासकर हम अगर चाइना की खेती की बात कर ले, तो परंपरागत तरीके मतलब वही पुराने हल, वही पुराने तरीके, वही पुराने खेती करने का पैटर्न, इसके कारण वो क्या हो रहा था कि वहां की जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। तो बढ़ती चढ़ती जनसंख्या का ना पूर्ण रूप से भोजन का राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो पहले के आधारित खेतियों पे अपना काम कर रहे थे। नए टेक्नोलॉजी को वो नहीं शामिल कर रहे थे, बीजों को टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं बदल रहे थे। तो इन कारणों से यहाँ पे आपने देखा कि चीन का विकास जो था 1949 की क्रांति के दौरान तो सही था, लेकिन बाद में जो परेशानियां हुआ उसको समाधान में लाने के लिए वहां के जो सरकार के लोग थे, उन्होंने कई प्रकार की चेंजिंग यहाँ पे किया है। हम बात करेंगे चीन में सुधारों की पहल। तो चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1972 से पहले, 1972 से पहले चीन जो था वो किसी के साथ घुलता मिलता ही नहीं था। एकांतवास कहने का मतलब है खुद अकेले में रहता था, अकेले ही बिजनेस करता था, अकेले ही खेती करता था, अपने विचार को भी अकेले ही रखता था। लेकिन 1972 के बाद इसने क्या किया? डायरेक्टली अमेरिका से संपर्क किया। और भी कई सारे ऐसे देश थे जिसके साथ उसने अपना राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यापार करना शुरू किया। पहला पॉइंट है 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, 1 नंबर के लिए याद रखिएगा। 1973 के प्रधानमंत्री, कहा? चाइना के चाउ एन लाई ने
कृषि के लिए, उद्योग के लिए, सेवाओं के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण करने के 4 प्रस्ताव रखे। मतलब चाउ एन लाई ने कहा कि हमें अपने देश के अंदर कृषि को बेहतर बनाना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, उद्योग को बेहतर करना पड़ेगा, सेवाओं को बेहतर करना पड़ेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी को बेहतर करना पड़ेगा। इस प्रकार से सबसे पहली प्रस्तावना के हिसाब से 4 प्रस्तावना वहां पे लाई गई, जिसके हिसाब से वो चीन के अंदर सुधार करने की शुरुआत कर चुके थे। दूसरा है 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियांगओमपेंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। खुले द्वार भी यहाँ पे एक नंबर का इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा। खुले द्वार का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने की पूरी छूट होना। खुले द्वार की नीति को अपनाया किसने? उस समय के तत्कालीन नेता देंग सियांगओमपेंग ने चीन के अंदर आर्थिक सुधार के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए खुले द्वार की नीति की खुले द्वार की नीति को अपनाया और फिर वो एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने लगा। साथ ही साथ 1982 में खेतीकरण का निजीकरण किया गया, प्राइवेटीकरण किया गया, जिससे उससे और ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगाया जा सके। अगला पॉइंट हमारा कहता है 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, मतलब जो वहां के व्यापार थे उसको भी निजीकरण में लिया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम सेज कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। अब चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। मतलब चीन के कहने का मतलब था हम जैसे दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं ऐसे दूसरे देश भी आके हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं। तो ये चीन के सुधार के पहल के बारे में था। पॉइंट हमारा कह रहा है चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू। चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू कहने का मतलब है जो चीन के अंदर सुधार चाह रहे थे, जो सुधार कर रहे थे, उनके नकारात्मक मतलब निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या थे। तो पहला यह है कि वहां आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। मतलब जितनी भी सरकारें आ रही थी जो उनके आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का कोशिश कर रहा था, उससे समाज के सभी लोग लाभान्वित नहीं हो रहे थे। हालांकि ये तो हमारे भारत में भी होता है कि बहुत सारे सुधारों की पहल की जाती है लेकिन सभी गरीबों तक उसके पैसे या कि फिर सेवाएं या फिर कल्याण की चीजें नहीं पहुंच पाते। दूसरा पॉइंट है पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ा। जैसे ही यहाँ के लोगों ने पूंजीवादी जब उद्योगों को प्राइवेट करना शुरू कर दिया, कृषि को प्राइवेट करना शुरू कर दिया, इसका क्या मतलब हो गया कि वो पूंजीवादी मॉडल को अपना रहे थे, तो इससे बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों के पास नौकरियां कम होने लगी। वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालात संतोषजनक नहीं था। महिलाओं की ना स्थिति सही थी और ना उनको रोजगार मिल रहा था, ना उनके हालात सही थे। गांव एवं शहर के और तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ गया। जो गांव में लोग रहते थे उनके इनकम में और जो शहर में रहते थे उनके इनकम में काफी अंतर हो गया। विकास की गतिविधि ने पर्यावरण को काफी हानि पहुंचाया। जिस तरह से विकास चल रहा था उस विकास के दौरान वहां पे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया गया, जंगलों का ह्रास हुआ, मिट्टी का दुरुपयोग हुआ और ऐसे कई प्रकार के और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ गया। अब चीन के जो ऑफिशियल वर्ग थे, जितने भी सरकारी दफ्तर थे, वहां पे घूसखोरी चलने लगा, वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो ये चीन सुधारकों का नकारात्मक पहलू था जिसमें कुछ दोष आपको पढ़ने थे और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। पॉइंट हमारा कह रहा है चीन के साथ भारत के संबंध विवाद के क्षेत्र में 1950 से क्या हुआ। अब देखिए चीन के साथ आपको भारत के संबंध के बारे में देखना है किन किन मुद्दों पर विवाद है। तो 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। क्या हुआ कि 1950 में चीन ने क्या किया, भारत का एक स्थान है तिब्बत जो बहुत ही खूबसूरत है, इसे हम छत के नाम से भी जानते हैं। तो भारत के इस जगह को चीन ने हड़प लिया और यहाँ पे बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देश के संबंध एकदम बिगड़ गए। चीन 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण भी किया। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश उसके अंदर है, लद्दाख उसके अंदर है। चीन द्वारा पाकिस्तान का हमेशा मदद किया जाता है, आतंकवादी संगठनों को मदद होता है, इससे भारत को काफी नुकसान पहुंचता है। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। चीन हमेशा चाहता है कि भारत के पास कोई भी परमाणु हथियार ना हो।
बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। क्या हुआ कि बांग्लादेश तथा म्यांमार से जो चीन के सैनिक संबंध है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं माना जाता, भारत के लिए खतरा माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को जब पेश किया गया तो चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करके यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सेवा में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया। तो कई बार ऐसे जगहों पर चीन कार्य करता है जो भारत के विरोध में हो। भारत के नुकसान पहुंचाने के लिए चीन हमेशा आगे रहता है। चीन का महत्वाकांक्षी योजना जो है वन बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके से होती हुई गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। वर्ष 2017 में क्या हुआ, भूटान के भूभाग परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम जो हमारी जगह है, उस पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देश में बीच बीच में बहुत ही विवाद चला था। हाल फिलहाल में आपने न्यूज में देखा था कि डोकलाम में कैसे चीनी और भारतीय सैनिक आपस में भिड़ गए थे, जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध जो है वो हमेशा से तनावपूर्ण रहे। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि हमारे भारत और चीन का संबंध कभी से भी अच्छा नहीं रहा है। खासकर चीनी का जो हथियाने का जो नियम है ना, जमीन को हथियाना, बीमारियों को फैलाना, जैसे आप हाल फिलहाल में कोरोना को ही देख लीजिए, कहाँ से शुरू हुआ, ये चाइना से ही शुरू हुआ। तो ये हमेशा से भारत के लिए खतरा बना रहा है। इसी कारण से भारत को कभी भी चीन पसंद नहीं है और हमारे देश को पटता भी नहीं है इसके साथ। ये तो हमारा विवाद के क्षेत्र में था। अब हम सहयोग के क्षेत्र में चीन के साथ भारत के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। 1970 से क्या हुआ, जब वहां का शासन सत्ता बदला है, तब से लेके अभी तक हमारे आपस में व्यवहार जो है वो प्रमुख रहे हैं। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा भी की थी, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई थी। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए तो उसके बाद जो हमारे साथ बॉर्डर की लड़ाई थी, इस पे जैसा अभी फिलहाल है ऐसा ही चलेगा, ऐसा करके दोनों ने बातों में सहमति रखी थी। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है, विज्ञान और तकनीक का भी आदान प्रदान है। हम लोग आपस में एक दूसरे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह है ना, तो यहाँ की काफी सारी संस्कृति जो है वो चाइना के लोगों से मिलती है। परस्पर सहयोग भी है और बहुत सारे सीमा के पास के जगह जो है उनके लिए समझौते भी किए गए हैं। तो दोनों देशों के बीच में काफी सभ्यता और विचार जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलता जुलता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है 1999 में द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ, जिसमें 30% सालाना की दर से जो बढ़ रहा है महंगाई, उसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने और मामलों में दोनों देशों के सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए। मतलब दोनों देश आपस में बैठ के विचार किए कि हम दोनों देश जो है वो आपस में ऊर्जा सौदा करेंगे। मतलब जो ये एनर्जी का जो मुद्दा था ना, इस पे दोनों देशों ने फैसला लिया। पॉइंट हमारा कहता है भारत। अब हम भारत के बारे में बात करेंगे। 21वीं सदी में भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। 21वीं सदी में अगर हम बात कर लें तो भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, भारत भी एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। कि कैसे हम भारत को देख सकते हैं, देखिए भारत के पास भी परमाणु हथियार है, 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। आर्थिक स्थिति के मामले में देखिए तो कई सारे ऐसे महाशक्ति वाले देश है जिनके साथ इसकी दोस्ती चल रही है। किसी भी देश के साथ अगर हम बात कर लें भारत का, तो आज भारत के गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सारे दुनिया के लोग, जहां भी भारत के लोग रहते हैं, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से विकास कर रहा है और भारत दुनिया पूरे विश्व की अगर बात कर लें तो उनकी नजरों में बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेजी गति से उभर रहा है। आज पूरा विश्व भारत की शक्ति और उसके उदय का अनुभव कर रहा है। यही सारी चीजें मैंने आपको बताया। जनसंख्या लगभग 135 करोड़ और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति बहुत व्यवस्थित है। यहाँ पे विविधता बहुत है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन फिर भी सब एक साथ रहते हैं। तो हम भारत की आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य, एक विशाल प्रतिनिधि व्यापारिक केंद्र तथा संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन भारतीय प्रवासियों के साथ भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं शताब्दी में शक्ति के लिए एक नए केंद्र के रूप में विशिष्ट अर्थ और महत्व प्रदान करती है। अब इसे हम समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। भारत की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात कर ले तो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक व्यवस्था है हमारे भारत का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 135 करोड़ की जनसंख्या वाला
हमारा भारत देश, और पूरे विश्व में 200 मिलियन मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग दूसरे देशों में जाके रहते हैं प्रवासी के रूप में। जैसे कि बड़े बड़े देशों की बात कर ले, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रसिया, इन सभी जगहों पर जाके भारतीय रहते हैं और अपने संस्कृति के माध्यम से अपने संस्कृति को रखते हुए, समावेशित करते हुए 21वीं सदी में ये एक नए केंद्र के रूप में उभरते जा रहे हैं। और ये हमारे समाज को, हमारे भारत देश को एक विशिष्ट महत्व प्रदान करता है। हम बात करेंगे सामरिक दृष्टि के बारे में, तो देखिए भारत की जो सैन्य शक्ति है, परमाणु तकनीक है, ये इसे आत्मनिर्भर बनाता है। ये पॉइंट हमारा कहता है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर लें तो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में मेक इन इंडिया योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सकती है। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा लोकल वोकल और मेक इन इंडिया, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये सारी चीजें चलाई जा रही है, जिससे हमारा भारत जो है, भारत देश जो है वो आत्मनिर्भर बने, मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो। ये सभी परिवर्तन वर्तमान विश्व में भारत को शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। आजकल के समय में जो मेक इन इंडिया है, जो भारत में बनाए गए सामान है या भारत की जो टेक्नोलॉजी है विकसित जो हो रही है, ये भारत को एक शक्तिशाली बना रहा है, एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है, और पूरे विश्व के लोग आज भारत को आलसा भरी नजरों से देख रहे हैं। अब हम जापान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको चौथे चैप्टर में सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र में आपको जापान के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जापान भले ही अपने छोटे देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो और मामलों में काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। जापान के पास जो प्राकृतिक संसाधन है ना, वो कम है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है और वहां पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है। वह ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपको पता है कि इसी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम भी अमेरिका के द्वारा गिरा दिया गया था। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे ओईसीडी का सदस्य बन गया। ओईसीडी भी एक संगठन है जिसका जापान जो है वो सदस्य बना था 1964 में, और इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इस बार के बोर्ड में इसे ओईसीडी को पूछा गया था, इसलिए मैं इसे वीवीआई रखूंगा। इसी बार के एग्जाम में इस बार क्वेश्चन में ये पूछा गया था। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। देखिए छोटा देश तो जरूर है, लेकिन जापान की अर्थव्यवस्था जो था वो 2017 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही ऐसा देश है जो G7 के देशों में शामिल है। G7 जो ग्रुप है, संगठन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एशिया के देशों में जापान एकमात्र ऐसा देश है जो शामिल हुआ है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है, 11वें नंबर पे आता है जापान। परमाणु बम की विभीषिकता झेलने वाला मात्र एक देश जो है वो जापान ही है, जिसके ऊपर अमेरिका ने अपने दादागिरी से बम गिरा दिया था। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट में 10% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करने वाला देश जापान है। मतलब आप समझ सकते हो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, इसके काम करने का तरीका बहुत ही अव्वल किस्म का है। अब हम अगले देश इजराइल के बारे में जान लेते हैं। विश्व मानचित्र पर मात्र एक बिंदु के बराबर है। इजराइल जो है मात्र एक बिंदु के बराबर है, और इजराइल की अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त यहाँ का विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, रक्षा, गुप्तचर मामलों में 21वीं शताब्दी में विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रकट हुआ। भले ही एक बिंदु के मामला में है इजराइल, लेकिन यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक है। चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ ये बीच में अकेला देश सारे मुसलमान देश को पानी पियाए रहता है, मतलब बिल्कुल नाक दम करके रखा हुआ है। पश्चिमी एशियाई देशों की ज्वलंत राजनीति के मध्य स्थित इजराइल अपनी सदस्य क्षमता, रक्षा कौशल, तकनीक, नवाचार, औद्योगिकरण और कृषि विकास के कारण विश्व राजनीति के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। जिस प्रकार से इसके चारों तरफ से इसके दुश्मन देशों ने घेर रखा है, फिर भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। ये अकेला छोटा सा देश इन सभी मुस्लिम कंट्री पर अकेला भारी पड़ता है, क्योंकि इसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी है, ऐसे इजराइल के पास अपना रक्षा कौशल है। इसके जो सैनिक की बात करो, इसके जो गुप्तचर की बात करो, जिसे हम मोसाद के नाम से जानते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। हम बात करेंगे दक्षिण कोरिया के बारे में, तो कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और उत्तरी कोरिया, जिसे हम डेमोक्रेटिक पीपल्स
रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ साथ विभाजित किया था। मतलब दक्षिण कोरिया भी, यहाँ पे कोरिया को दो भागों में विभाजित किया गया है, मतलब बांटा गया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया, और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इनके साथ इसको विभाजित किया। मतलब एक साइड हमारा दक्षिण था और दूसरी साइड हमारा उत्तर था, दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया, दोनों का अलग अलग नाम दिया गया है। 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल में गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया। जब 1950 से 1953 के दौरान जब कोरिया युद्ध हुआ, तो इन आपस में ही, मतलब किसके, दक्षिण कोरिया को और उत्तरी कोरिया के बीच में ही युद्ध तेज हो गया, ये आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। 17 सितंबर 1991 में दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी बने, और इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। मतलब अपना शासन व्यवस्था को इसने इतना मजबूत किया कि यह एक नए अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। 1960 के दशक में और 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ। 1960 और 1980 तक ये आर्थिक रूप से काफी विकास हुआ। मतलब यहाँ पे जिसे हम हान नदी का चमत्कार भी कहते हैं, हान नदी पर चमत्कार के नाम से जानते हैं, इसका जिस तरह से आर्थिक विकास हुआ है, इसे ही हम हान नदी पर चमत्कार के नाम से जानते हैं। जिसमें आप देखिए आजकल के पूरी दुनिया में सैमसंग जो राज कर रहा है, एक कोरिया का कंपनी है, इसी देश का है। एलजी जो राज कर रहा है, इसी देश का कंपनी है। हुंडई जो है, इसी देश का कंपनी है। ये सब कोरियाई ब्रांड है जो भारत में भी प्रसिद्ध है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। आज हर घर में सैमसंग और एलजी और हुंडा जैसे कुछ ना कुछ आपको आपको ऐसे गैजेट्स मिल ही जाएंगे। या तो वो टेलीविजन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। तो घर घर में जो प्रोडक्ट पहुंच चुका है, उसके देश की अर्थव्यवस्था कितना मजबूत होगा, ये आप समझ सकते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते और उनके बढ़ते वाणिज्यिक वाणिज्यिक मतलब व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाता है। हमारे भारत के साथ इस कोरिया का संबंध जो है वो काफी मजबूत है, अच्छा माना जाता है, तभी तो हम एक दूसरे के साथ इतना अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति चैप्टर 4 सत्ता के नए केंद्र न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ये यहाँ पे समाप्त हो गया। पूरा चैप्टर जो है वो काफी बड़ा है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।